यस आई एम लाइव नाउ। कितनी हड़बड़ी तुम लोगों को? 5:32 हो गया, 5:33 हो गया, क्या प्रॉब्लम है? व्हाइट बोर्ड ये 5 मिनट दिखाया जा रहा है। मैं आ जाती हूँ, मैं 5 मिनट थोड़ा सा 5 मिनट्स लेट आती हूँ ताकि सब लोग आ जाओ। चलो बताइए क्या करना है। ये आप में से ये मुझे बताओ पहले कि कितने स्टूडेंट्स जो मेरे हैं पहले से। चलो सुनो, आप लोग अनीता हिंदी का भी करवा देंगे। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि हम लोग जो करने जा रहे हैं ना उसका ये हटा दो जरा, अब मुझे दिखाओ। जो मैं करवाने जा रही हूं आपको वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। देखो डिस्क्रिप्टिव में एक चीज जान लो अच्छी तरह से, हम लोग एसे और लेटर बस यही चीज है जो आता है। हालांकि सिलेबस में सीजीएल के सिलेबस में तो प्रेसी भी लिखा रहता है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं होती। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में एसे और लेटर आता है। अब आओ कि एसे और लेटर में हमें करना क्या है। एक चीज ध्यान रखना, जो आप लोग एसे लिखते हो या लेटर लिखते हो उसका इस बार पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कुछ मैं अभी बता देती हूँ फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्लासेस। और क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है देखो तो। 3-4 क्लासेस में बता दे रही हूँ क्या करेंगे हम लोग अभी आगे, लेकिन इसके बाद के टॉपिक्स और हैं जो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या टॉपिक होना चाहिए। जैसे अभी 370 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 35A इम्पॉर्टेंट है, मंदी इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो सरकार ने रन किए हैं या रन कर रहे हैं युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो हम लोग रोज एक ना एक टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक के साथ शुरू होंगे। लेकिन देखो सबसे पहले जान लो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ कह के होता है ना। पहली बार जब एग्जाम हुआ ना तो उस समय मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उन लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, वो मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूं। उस समय क्या हुआ था, जो स्वच्छ भारत अभियान है ना वो आया था। कोई क्वेश्चन पूछना है बता दो। सुनो, स्वच्छ भारत अभियान ये हुआ था, ये आया था एग्जाम में। जब हम लोगों ने अप्लाई किया कि भाई आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये बताइए, तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया जो बताया कि देखिए वो था गाइडलाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो मैं आपको बता दूं कि क्या गाइडलाइंस था। सबसे पहले आप एक काम करो अनुभव, आप ही नहीं, आप लोग जितने लोग हैं ना, आप सब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोच सकते हो आप लिख दो बोर्ड पे। एंड कमल ये सारा स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं देख लूंगी आप लोग का दिया हुआ टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे। जान लो एक तरह से अच्छे से, सीएचएसएल तो बहुत नजदीक है, लेकिन सीजीएल में आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग हर ऑल्टरनेट डे में आऊंगी लेके और एक ना एक टॉपिक पूरा डिस्कस करके खत्म करके जाऊंगी। इस बीच में आपको एक चीज और चाहूंगी, ये ध्यान रखना। ऑफ कोर्स समीर पॉसिबल है, आप लोग जो कहते हैं ना पॉसिबल है क्या, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो एक चीज जान लो अच्छे से कि आप लोग भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हो रिलेटेड टू ऐसे, जो भी ऐसे हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, आप फटाफट टाइप करके लगाते चले जाना उसमें, और उसको मैं पढ़ते जाऊंगी और उसको भी इंक्लूड करते जाऊंगी अगर मुझे अच्छा लगेगा तो। ये देखो ये इंटरैक्टिव क्लास होता था, ऑफलाइन में ये इंटरैक्टिव क्लास होता था, लेकिन ऑनलाइन करना पड़ा ना इसीलिए क्योंकि अब देखो आपका Tier 3 आने वाला है। अब यहाँ आओगे जाओगे, उससे अच्छा है ऑनलाइन करके पढ़ के खत्म कर लो। लेकिन मैं चाहूंगी इंटरैक्टिव रखो इस सेशन को, ताकि आप जितने कुछ बताओगे बस खाली अननेसेसरी बातें मत करना, जितनी चीजें आप बताना चाहते हो बताओ, हम उसको कॉपी करके ध्यान रखेंगे कि उसको डिस्कस करना है।
अब आइए, जो मैंने आपको कहा कि स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो इसीलिए सबसे पहला जहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, ये अच्छे से जान लो, ये पहला जो टॉपिक आया था ये स्वच्छ भारत अभियान आया था, स्वच्छ भारत मिशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये 250 वर्ड्स चाहिए था इसमें और 50 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें देखो किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। बोला था कि क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, सबसे पहले आप अपने बात को कितना क्लियर तरीके से लिख सकते हो, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में आपको 5 मार्क्स दिया था। ठीक है, देन जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप, हिंदी हो या तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, जो कमांड होगा लैंग्वेज पे उस पर जो मार्क्स उसने दिया था आपको, वो 5 मार्क्स दिया था। ठीक है, देन एक चीज और याद रखना, जब भी मैं आपको लिखवाती हूं ना, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा रही हूं मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सुनो, मैं जब भी आपको लिखवाती हूं मैं एक ही चीज सजेस्ट करती हूं कि देखो एक फ्लो दिखना चाहिए, ब्रोकन नहीं दिखना चाहिए, फ्लो दिखना चाहिए। बार बार मैं इस फ्लो की बात करती हूं, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी या फिर कंटेक्स्ट, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो आप, उसके बारे में कितना समझ आ रहा है आपको, इस टॉपिक के बारे में कितनी समझ या पकड़ है, वो आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आप 4th में सबसे पहले पूरा रीड करके कॉन्टिन्यूटी और अंडरस्टैंडिंग देखा गया, तो बताया गया इसका अच्छा है कॉन्टिन्यूटी वो। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, उसका कंटेंट्स, उसके अंदर जो यूज कर रहे हो चीज ना, सामग्री, वो कंटेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आइए इसमें आते हैं कंटेंट पे। इसका जो कंटेंट्स है उस पर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। सबसे पहले पहला पॉइंट, लॉन्च्ड कब, व्हेन, बाय whom, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, गोल्स, नोडल इसके कौन कौन मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज जो भी लगा दो कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज ही कर दो, मिनिस्टर उसी के अंदर आ जाएगा। यानी ये जो 5 पॉइंट है, लॉन्च्ड हुए कब, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव किसने लॉन्च किया था, गोल क्या है इसका, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके मिनिस्ट्रीज कौन कौन है, इस पर जो मार्क्स था ये आपके 5 मार्क्स थे। यानी जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे थे तो कब लॉन्च हुआ, एग्जैक्ट डेट, किसने लॉन्च किया था, किस दिन लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च हुआ था ना 2 अक्टूबर को। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या गोल्स बनाए हैं सरकार ने इसके द्वारा, इसके अंतर्गत, और इसके किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, देन सेकेंड आओ, इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव की भी बात थी ना, इस ऑब्जेक्टिव का भी 2 पोर्शन था। एक था कि रूरल में इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे आप देखोगे कि रूरल में ऑब्जेक्टिव से ज्यादा संख्या में हर घर में एक शौचालय हो, उसका था। और अर्बन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अर्बन में ब्यूटिफिकेशन था, ये 5 मार्क्स का, और अर्बन में 5 मार्क्स का। यानी देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था मार्क्स का। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। उसके बाद आओ कि ऑब्जेक्टिव तो हो गया रूरल एंड अर्बन, लेकिन इनके जो कंपोनेंट्स थे, आपको पता है दोनों में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स थे जो काम कर रहे थे।
रूरल का अलग कंपोनेंट था और अर्बन में अलग कंपोनेंट थे, जो बॉडीज जो इसके अंतर्गत काम कर रहे थे। ये भी 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब अगर हम किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो बताते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, इससे हमें क्या क्या हासिल होगा, लेकिन इसमें क्या क्या लूप्स होल्स भी है, खामियां है, वीकनेस है। अगर हम एक मिशन लेके चलते हैं ना, तो मिशन के फायदे भी होते हैं और मिशन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जो ड्रॉबैक्स, जो उनके रास्ते में रुकावट बनता है। तो इसीलिए उनको भी डिस्कस करना पड़ता है। इसीलिए डी आओ, ये तो comments on strength and weakness। ये 4 मार्क्स के थे और अल्टीमेटली लास्ट में आप अपने सजेशंस दोगे कि सरकार को और क्या क्या करना चाहिए। वो 6 मार्क्स के थे। यानी देखो, कंटेंट्स मेन तो मार्क्स आपके कंटेंट्स में है, जो मैक्सिमम पोर्शन में वही होता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद जो मैंने 250 वर्ड्स लिखा है, 250 वर्ड्स में हम कितना ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप देखो। याद रखना 10%, आप ये जो वर्ड लिमिट्स है ना, इसमें 10% प्लस माइनस कर सकते हो, 10% प्लस माइनस कर सकते हो, उससे ज्यादा इसमें अलाउड ही नहीं होता। राइट? अब ध्यान रखना, उससे ज्यादा अलाउड इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके बाद आपके पास उतने ब्लैंक्स होंगे नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब हो गया कि अगर आप 10% यानी 25 वर्ड का आपको छूट मिल रहा है, उतने ज्यादा ब्लॉक्स नहीं होते हैं, तो 25% का ही आपको छूट मिल रहा है, ज्यादा या कम करने का उससे ज्यादा आपको गुंजाइश नहीं है। देखो, उतारना है, कुछ पूछना है तो पूछिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया था इसमें, यह था कि आप अगर 10% के ऊपर जा रहे हो या 10% से नीचे आपके वर्ड्स जा रहे हैं और, तो आपके मार्क्स स्ट्राइक आउट होंगे, काट लिए जाएंगे, या फिर पेपर को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ये दोनों संभावना थी। इसीलिए इस मामले पर ध्यान रखना कि यहां पे आप लिख लो उसके ऊपर या उसके नीचे जाओगे तो मार्क्स काट लिए जाएंगे या पेपर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ठीक है? स्वच्छ भारत मिशन है बेटा, स्वच्छ भारत मिशन है जो आया था एग्जाम में। स्वच्छ, सी लगा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सी, रिमेंबर, जो आपको मैंने कहा क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज का कमांड होना चाहिए,
कंटिन्यूटी जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है एक कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए। कंटिन्यूएशन मतलब आपके लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसका ध्यान रखना। एक लेटर में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ब्यूटीफुल होना चाहिए, जो एक असरदार, क्योंकि जानते हो जब पहला पैराग्राफ जनरली लोग पढ़ते ही हैं, अगर नहीं भी पढ़ के मार्क्स देते हैं ना तो भी फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ेंगे। इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, एक अच्छा नाइस अप्रोच से, कुछ कहावत के साथ या कुछ स्लोगन के साथ या कोई पोएम के लाइन के साथ शुरू करोगे, बेस्ट होगा। इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने कहा कि उससे फ्लो करते हुए कंटेंट्स में जाओ। अब देखो कंटेंट्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, ये सारा तो मार्क्स कंटेंट्स पे ही बेस्ड है। और उसके बाद यही कंटिन्यूटी कहता है कि कंटिन्यूएशन में हो, इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, एक लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। इसलिए 3 पोर्शन है, लिखो नीचे। ऐसे के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन एसे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन एसे। पहला लिखो इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट्स, एंड तीसरा कंक्लूजन। अब आओ कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो भी टॉपिक लोगे उसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, है ना। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान का था, मैंने कहा, मैंने शुरुआत किया था जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कहावत है, वहां से शुरू किया था। और उसके बाद शुरू किया था इट वॉज राइटली सेड, एंड उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान मैंने एक लाइन से शुरू करके उसको प्रॉपर, बहुत आप है ना मेरा वॉल्यूम 3 मंगवा लेना। वॉल्यूम 3 में 2016 नहीं, ये तो मेरा लगता है 15-16, 2015, 2016 और 2017, इन 3 सालों में मैंने जितने भी एसेस पढ़ाए हैं ना और लेटर्स कराए हैं, सारा वॉल्यूम 3 में, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि ये तीनों हम का मंगवा लोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे हर ऐसे का कितना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन किया है। कंटेंट्स कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि कंटेंट्स हर चीज़ का अलग अलग बनेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे पोल्यूशन पे लिखना आएगा तो मैं इंट्रोडक्शन तो पोल्यूशन का यहीं कर दूंगी, कंटेंट्स में आऊंगी तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करूंगी। पहले मैं बात करूंगी सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन का। अब उसके सब कंटेंट्स क्या है देखो, उसमें मैं बताऊंगी एयर पोल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी वो किस किस के द्वारा पैदा होता है, उसके बाद बताऊंगी उससे क्या क्या बीमारियां होती है, और उसके बाद उसका निवारण बताऊंगी, है ना। फिर पहुंचूंगी वाटर पॉल्यूशन पे। तो ऐसे करके आपको उसको सब हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ वो पैराग्राफ बताना चाहिए कि भाई हम अब दूसरे पॉइंट पे उतर गए, ठीक है। सो दिस इज द, यू कैन से द पार्ट्स ऑफ एन एसे। अब जो हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्लासेस ले लो। फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्लासेस पहला हम जो ऐसे डिस्कस करेंगे वो होगा आर्टिकल 370, ठीक है। सेकेंड 35A, तीसरा जो कंप्लीट रिसेशन आ गया है, मंदी आ गया है उस पर, ठीक है।
देन मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे जानते हो, अब जैसे जन धन योजना था, अब एक नया योजना आ गया है वन धन योजना, है ना। ये सारा का सारा अभी बहुत कुछ, अभी जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड हो गया कि प्लास्टिक पूरा कंप्लीट हटाएंगे वो, तो बहुत सारी चीज़ें, उसका वाटर से रिलेटेड उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, पानी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी ने। तो ये बहुत सारे हैं टॉपिक्स, जैसे वाटर का हो गया, जो वाटर प्रोजेक्ट नया आ रहा है, उसके बाद प्लास्टिक से रिलेटेड वो फैसला ले रहे हैं, देन वन धन योजना जो आ रहा है, तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी वो कर लेंगे, ठीक है बेटा। वर्ड डिटेल एक्सीड नहीं करता। अनुभव एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, आप अनुभव आपको मिल जाएगा साइट में, मैं कोशिश ये करूँगी जल्द से जल्दी आपको करवाने का। लास्ट टाइम टॉपिक ओल्ड एज एंड सोशल मीडिया था, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। कोटेशंस लर्न नहीं करना है, अनुभव कभी कभी खुद भी बनाने की कोशिश करो। और एक चीज़ याद रखना, इतना डिटेल जो कह रहे हो ना, यस चंद्रयान 2 लो, सुनो, जो आप कह रहे हो इतना डिटेल लिखेंगे, आपको वॉल्यूम 3 में, मेरे वॉल्यूम 3 में पाओगे मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। कारण क्या है ना, अब मैं आपको डिटेल में लिख के देती हूँ, मैं 250 वर्ड में लिख के नहीं दूंगी आपको। कारण है ये कि वहां पे ऐसे भी आप टेंशन में होगे, कंफ्यूजन में होगे, 250 वर्ड पढ़ के जाओगे ना तो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगी कि भूलो, जो भी करना है करो, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट 250 वर्ड दिमाग में रह जाता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना भी जो था वो भी इंपॉर्टेंट था। तो पहले तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये आर्टिकल 370 पहले शुरू करेंगे। अब आओ, ये जो आपका था वो है एसए से रिलेटेड, राइट। अब आओ, लेटर। लेटर से किस तरह से आपको देना है, लिखो। अगेन सेम बात हो गया लेटर में भी। ये सबसे पहले मैं लेटर में आपको एक ही चीज समझाती हूँ कि जो लेटर का फॉर्मेट होता है ना, लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है आपको, और इसमें बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल जाता है। सीधा सीधा 4 मार्क्स तो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। देन क्लैरिटी जो होता है ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा वो 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन कमांड ओवर, जो लैंग्वेज पे कमांड होगा उस पर मार्क्स आपके अगेन 8 मार्क्स है, ठीक है। देन इवैल्यूएशन, जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें देखो कि कैसे आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। जो लेटर आया था जिस साल हम लोगों ने ये फाइल किया था, उस समय लेटर आया था परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन एट रियो ओलंपिक, ये आया था टॉपिक, ये टॉपिक आया था, ठीक है।
तो कैसा परफॉर्मेंस किया था वो आप इवैल्यूएशन करोगे। आप जब इवैल्यूएशन करोगे तो आपके पास पूरा कंप्लीट डेटा होना चाहिए, क्या जीता, कहाँ पर बिल्कुल जीते जीते हारे हैं, सारा कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, तभी इवैल्यूएशन कर सकते हो आप। इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ बताने होंगे कि कहाँ कहाँ हम मजबूत रहें और किन किन से क्षेत्र में हम बिल्कुल वीक है और वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उसमें 10 मार्क्स होगा। There is only doubt chat and एक काम और कर सकते हो कमल, आप देख लीजिए ये CHSL वाले जो है, अगर उनको डिलीवरी करने में बुक्स टाइम लगेगा तो इफ़ दे वांट टू परचेज PDF कॉपी पिछले साल की तरह वो अवेलेबल करा दीजिए, ठीक है। इफ़ दे वांट दे कैन परचेज PDF जो डायरेक्टली उनके पास तुरंत ही पहुंच जाए ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि CHSL वालों के पास टाइम नहीं है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस 10 मार्क्स का है। उसके बाद उसके पहले के परफॉर्मेंस के साथ जो कंपैरिजन था, कंपैरिजन विथ पास्ट परफॉर्मेंस, पहले हमारा क्या परफॉर्मेंस था और उस साल क्या परफॉर्मेंस रहा ओलंपिक में, उससे रिलेटेड आपको 10 मार्क्स देख रहे हो। अगेन ध्यान रखना, हर चीज में कंटेंट्स मायने रखता है, ठीक है। एंड देन क्या आप सजेशन दे रहे हो फॉर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर, यानी कि इन परफॉर्मेंस, ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी अगेन सेम बात है कि आपका 200 वर्ड्स का था और 50 वर्ड 50 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था, ये 200 वर्ड्स का था और 50 मार्क्स का था। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो, जो बातें बता रहे हो, आपका लैंग्वेज में कितना क्लैरिटी है। तभी मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्लैरिटी होना चाहिए, आप क्लियर होना चाहिए किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। विजय जानते हो, स्पेसिफिक डेटा जरूरी होता है। जब आप किसी मुद्दे को अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो उससे रिलेटेड डेटा आपके पास होता है। अगर नहीं होता है तो घुमा घुमा के आप बातें घुमाने लगते हो, इसका मतलब नहीं है आपके पास कंटेंट्स। और देख रहे हो कंटेंट्स पर सबसे ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। देन अगेन देखो क्या है, 10 मार्क्स 30 मार्क्स हो गया। और ध्यान रखना यही है इसका 4 8 8 और फिर 10 10 10 हो गया 50। इसमें अगेन वही है कि जो 50 मार्क्स है, 200 वर्ड्स है, इसमें प्लस माइनस 10% ओनली आप अलाउड है, इतना ही अलाउड है। इसका मतलब है कि आप 20 मार्क्स से 20 वर्ड से ज्यादा और 20 वर्ड से कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर किया तो या तो मार्क्स कटेगा या तो फिर आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। लेटर टॉपिक्स, अनुभव रुको, इतना परेशान मत हो, अभी स्टार्ट कियो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। ये आपका इवैल्यूएशन का तरीका है जो हम समझ गए हैं कि इवैल्यूएशन के तरीके में एक ही बात है कि किस तरह से आप, क्लैरिटी होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्लियर इन कंसेप्ट होना चाहिए, और सबसे मेन चीज है कि हमारे पास कंटेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि
बहुत खुशकिस्मत होते हैं जब हमारा पढ़ा हुआ आ जाता है। तो जनरली हर साल आ जा रहा है क्योंकि हर साल वही चीज़ लागू हो रहा है जो करंट में, ठीक है। और टियर 3 जो है ना, टियर 3 हर साल आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, बेसिकली आपको किस तरह से ऐसे लिखना है, बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ। चलो अब आओ लेटर्स के टाइप में आते हैं। अब सुनो, जब आप लेटर्स लिखोगे ना, तो लेटर लिखने का भी जो फॉर्मेट होता है, जो मैंने भी आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, आप जिस पेज में लेटर लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से जो आपका हैंड राइटिंग हो ना, वो एक मार्जिन बनाना चाहिए। हैंड राइटिंग एक मार्जिन में आना चाहिए। जैसे देखो पहले क्या है, शुरू में ऊपर XYZ, देखो मेरा हैंड राइटिंग बिल्कुल एक्स के नीचे एग्जामिनेशन हॉल आया, ठीक है। और उसी के ठीक नीचे न्यू दिल्ली, अगर उसमें लिखा है यू आर इन दिल्ली तो मैंने ये कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा एक जगह छोड़ के, यानी एक लाइन का पूरा छोड़ के, फिर मैं लिखूंगी डेट। देखो ये क्या, XYZ एग्जामिनेशन हॉल, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिल्कुल गांठ बांध लो, इसमें 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो। यू आर राजेश ऑफ दिल्ली, राजेश एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली। यू आर राजेश लिविंग इन लाजपत राय न्यू दिल्ली, राजेश लाजपत राय न्यू दिल्ली। You are facing a lot of problems in your society and you want to write a letter to the editor of a newspaper. आपका ना कोई नाम दिया है ना कोई एड्रेस दिया है, XYZ एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हो, जगह का नाम लिख दो, राइट। इसका मतलब है कि कहीं से भी अंदाज नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर मैंने अपना नाम लिख दिया ना, इसका मतलब है मैं हिंट कर रही हूं कि देखो मैं हूं। और एग्जामिनेशन हॉल में हिंट करने का मतलब होता है कि जो चेकर है उसको आप बता रहे हो कि भाई मैं हूं, मुझे अच्छे मार्क्स देना, 0 मार्क्स मिलता है। इसीलिए देख लो क्या किया मैंने, यहां पे लाइन लेफ्ट, और ये क्या है, ये है जो भेजने वाला है उसका सेंडर्स एड्रेस। कभी कभी नेम लिखते हैं XYZ और कभी कोई नाम भी लिखो, क्योंकि ऊपर आपको जरूरी नहीं कि अपना नाम लिखना है, आप अपना खाली एड्रेस ही लिख दो ना, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली सफिशिएंट है। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखो। कभी कभी इसके बीच में लाइन नहीं भी छोड़ा होता है, दैट ऑल्सो डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आप किसको लिख रहे हो, एड्रेस लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ABC पब्लिकेशन मेंशनिंग सो एंड सो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगी द मार्केटिंग मैनेजर, Mrs. ABC publication
न्यू दिल्ली। पूरा एड्रेस मैं नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि एड्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बस मैं सीधा लिख दूँ न्यू दिल्ली। इसका मतलब है इसके बाद हमने क्या लिखा, रिसीवर्स एड्रेस। जो रिसीव प्राप्त करने वाला है उसका, और यहां पे क्या है, फिर से एक लाइन लेफ्ट, बीच में एक लाइन लेफ्ट है। सुनो, पिन कोड जरूरी नहीं करेक्ट होना चाहिए, हमने 0001 कर दिया सब में। ये भी साफ साफ दिखा रहा है कि हमें सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली का कोड 11 से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने 11 से शुरू कर दिया। ठीक है, अब सुनिए, सेम फॉर्मेट हिंदी में होता है। सेम फॉर्मेट, ध्यान रखना, हिंदी वाले टीचर्स कई बार आपको दाहिनी तरफ सिखाएंगे, वो चलता है, लेकिन अगर बाएं तरफ हो तो बेहतर होगा। सब कुछ बाएं तरफ आ गया आप। ठीक है, नेक्स्ट आओ। क्लियर यहां तक? अब फिर सुनो, फिर से एक लाइन छोड़ोगे, छोड़ दिया एक लाइन, और उसके बाद जो नीचे लिखना है ना, वो मैं इधर लिख रही हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है। डियर सर, इसको क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जो हम लोग इंग्लिश में यस ठीक है, ABC PQR कुछ भी लगा दो। अब सुनो, कई लोग लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। देखो सर क्या है, सर का मतलब ही है कि रेस्पेक्ट देकर आप किसी को सम्मान के साथ संबोधित कर रहे हो, वो सर वर्ड होता है। तो डियर सर लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड सर तो सुपरफ्लुअस वर्ड है। ठीक है, वो सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाता है। उसके बाद फिर से सुनो, एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, फिर लिखो सब्जेक्ट। अब देखो यहां पे एक पंगा है, कुछ लोग कहते हैं भाई सब्जेक्ट पहले लिखो और डियर सर बाद में लिखो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, डियर सर पहले लिखो और सब्जेक्ट बाद में लिखो। अब जब हम डियर सर लिख देते हैं ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट बेहतर होता है, क्योंकि आप संबोधित करने के बाद कह रहे हो कि भाई देखो ये इश्यू है। ठीक है, अनुभव नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? देखो, बुक्स में अक्टूबर 1 लिखा है, मैंने 1 अक्टूबर लिखा है, गलत थोड़ी है। अगर आप चाहो तो इसको 1 को यहां से हटा के अगर पीछे लगाओगे तो ये 1 नहीं रहेगा, फिर 1 रहेगा। तो दोनों तरीका सही है। सब्जेक्ट में आओ, क्या सब्जेक्ट है? जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हो फॉर बुक्स, ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए सब्जेक्ट। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद स्ट्रेट अवे ध्यान दो, आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे और फिर लेटर शुरू करोगे, दिस इज टू स्टेट दैट। देखो, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती कि आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल, ये सब कुछ नहीं होता। ये सीधा सीधा मुद्दे से शुरू होता है। दिस इज टू स्टेट दैट करते से करके शुरू कर दीजिए। एक सेकेंड रुकिएगा। के बाद जब पूरा खत्म हो जाता है तो लास्ट में आप थैंकिंग यू, देखो, ठीक है, कहां पे, ओके, थैंकिंग यू है ना, लास्ट में होगा थैंकिंग यू। क्लियर? और उसके बाद
फिर से एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद लिखोगे योर सिंसियरली। योर्स कहा मैंने? अगर यहां पे आपने ये योर्स लगा दिया ना, एक मार्क यहीं कटेगा, यहां पे एक मार्क यहीं कटेगा। योर सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली या फिर योर्स ओबीडियंटली, फिर आपका नाम क्या दिया था मैंने? XYZ, क्योंकि कोई नाम नहीं था, इसीलिए XYZ। नाउ जो पैटर्न होता है हिंदी का, पैटर्न सेम है हिंदी का। मैं आपको कल मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल जो टीचर आएंगे उनको मैं पहले हिंदी के लिए आपको उनको बता के भेजूंगी कि आपको पूरा पहले कंप्लीट कंसेप्ट समझाए, उसके बाद ही कोई लेटर वगैरह शुरू करें। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनीथिंग एल्स? ये पैटर्न है आपके लेटर का। सो रिमेंबर, लेटर का फॉर्मेट में जो हमने आपको सिखाया है, पहला क्या सिखाया? सेंडर्स एड्रेस। फिर क्या सिखाया? रिसीवर्स एड्रेस। पहले तो उसके बाद डेट है, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद मैंने कहा डियर सर, फिर मैंने कहा सब्जेक्ट, और उसके बाद हम बॉडी पे आ गए, योर सिंसियरली XYZ लगा दिया। अब देखो ये जो था ना, लिख लो नीचे, ऊपर दिया गया पैटर्न फॉर्मेट, ऊपर दिया गया फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का है, औपचारिक लेटर का है। ठीक है, अब आइए इनफॉर्मल लेटर, यानी जो आप पर्सनल लेटर लिखते हो उसमें आइए। देखो क्या है, योर सिंसियरली Y कैपिटल में होगा, S छोटा रखो। अब आओ दो तीन और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। पहला चीज, पहले लेटर्स में सुनते थे टू एंड फ्रॉम, टू सो एंड सो, फ्रॉम सो एंड सो। लिखो पहला पॉइंट, अब टू एंड फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता। वी डू नॉट यूज टू एंड फ्रॉम नाउ। दूसरा पॉइंट, अब हमें फॉर्मेट में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। नाउ वी डू नॉट नीड टू पुट कॉमा इन द फॉर्मेट। ठीक है, तीसरी बात, देखते थे पहले पैराग्राफ चेंज करने से पहले एक बाएं तरफ से थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, इसको इंडेंट कहते हैं। अब उसकी भी जरूरत नहीं होती। लिखो नीचे, पैराग्राफ चेंज करना है तो एक पूरी लाइन छोड़ दें, लीव वन कंप्लीट लाइन टू चेंज व्हेन यू वांट टू चेंज पैराग्राफ, when you want to change paragraph। ठीक है, अब हमें वर्ड इंडेंट छोड़ने की जरूरत नहीं। अब हमें वर्ड इंडेंट छोड़ने की जरूरत नहीं। अब हमें वर्ड इंडेंट छोड़ने की जरूरत नहीं। वी डू नॉट नीड टू लीव वर्ड इंडेंट। वर्ड इंडेंट का मतलब लिख लो, ब्लैंक स्पेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ब्लैंक स्पेस जो लेफ्ट हैंड साइड के पहले,
थैंकिंग यू के पहले आपको जरूरत नहीं है विनय जगह छोड़ने की, लाइन छोड़ने की, ठीक है। इसीलिए अब क्या है, हम पैराग्राफ जब छोड़ेंगे पूरा एक कंप्लीट, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि बॉक्स बना के कैसे लिखते हैं, पूरा कंप्लीट एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये फॉर्मल लेटर था। फर्स्ट पॉइंट ये कहा था मैंने नितिन कि हम टू एंड फ्रॉम अब नहीं लगाते। टू सो एंड सो, फ्रॉम एक्स वाई जेड, एग्जामिनेशन हॉल, ये सब कहाँ लिखे थे हम? टू मेसर्स एबीसी पब्लिकेशन कहाँ लिखे थे? ठीक है। नेक्स्ट सुनो, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में जितना डिफरेंस होता है बस इतना जान लो, लिखो। इनफॉर्मल लेटर्स में, अनौपचारिक लेटर्स में निम्नलिखित चीजें नहीं आती। In informal letters, we do not use the following. We do not use the following. पहला, receiver's address, और दूसरा सब्जेक्ट। ये दो नहीं होता। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है और सब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, हम उसमें थैंकिंग यू भी नहीं लिखते। भाई कोई औपचारिक थोड़ी है जो थैंकिंग यू लिखेंगे, इसीलिए थैंकिंग यू भी नहीं लिखते। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो इनफॉर्मल लेटर्स में आप नहीं लगाओगे, नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्या करेंगे, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इनके बदले में आप क्या लिखोगे, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली। इसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो हम फॉर्मल में लिख रहे थे, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, जैसे स्कूल वगैरह में हम ओबीडियंटली ज्यादा यूज करते हैं, ये फॉर्मल में था। इनफॉर्मल में हम लिखेंगे योर्स लविंगली, या योर्स affectionately। ये दो। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या डिफरेंस जान लो। फॉर्मल लेटर्स में हम सीधा स्टेट वे शुरुआत करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में शुरू में हालचाल पूछते हैं, अपनी हालचाल बताते हैं। इनफॉर्मल लेटर में लास्ट में हम बड़े को या छोटों को हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं कि माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, माई लव टू योर लिटिल बाय योर यंगर ब्रदर, ऐसे लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मल लेटर्स का शुरुआती और अंत बहुत फॉर्मल होता है। ठीक है, लिखो नीचे, फॉर्मल लेटर्स के शुरुआत और अंत बहुत ही औपचारिक होते हैं। The starting and ending of formal letters
are formal and business like, are formal and business like। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखिए, opening of a letter, of a formal letter। लिखो 3-4 तरीके से। इस तरह से शुरुआत करते हैं। अगर टू एडिटर है, किसी न्यूज़पेपर के कोई एडिटर है, तो लिखो पहले उतारिए फिर समझाते हैं। हो गया? चलो देखो, सीधा दिस इज टू स्टेट दैट, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, सीधा। लेकिन अगर मैं किसी एडिटर को लिख रही हूं तो कहना चाहूंगी कि ये जो एस्टीम्ड कॉलम है ना, सम्माननीय कॉलम है आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर का, मैं कंसर्न अथॉरिटी यानी कि जो उससे रिलेटेड कार्यालय है या अथॉरिटी है, उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं टूवर्ड्स, आप बता दो क्या है ना, द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन अवर एरिया। तो जो भी आप चाहोगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, टूवर्ड्स के बाद आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हो ना, अथॉरिटीज भी हो सकता है, यस, ठीक है, टूवर्ड्स किसका, तो आप जो प्रॉब्लम है उसके बाद लिखोगे। लेकिन मान लो आपको शिकायत है, यानी आपको किसी तरह का ग्रीवांस है। अगर ग्रीवांस की बात करोगे तो वो लिखो जनरल कंप्लेंट जो होते हैं,
मुझे खेद है ये बोलते हुए, ये बताते हुए हमें खेद है। देखो, रिग्रेट। I would like to draw your attention towards the pathetic condition of क्या, आगे बताओ, है ना। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय स्थिति। ठीक है, आपका I would like to draw your attention towards, and it is high time, सर से बिल्कुल पानी गुजरा जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वही चीज है। क्या है? सिंसियरली का स्मॉल लिखा है, इसको कैपिटल में कर देंगे। यस विजय, योर सिंसियरली शुरुआत जो शब्द है वाई कैपिटल में रखो, सिंसियरली स्मॉल में करो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, उतारिए फटाफट, मैं समझाती हूं। ठीक है, और अगर सामान्य लेटर होता, एकदम सामान्य, तो सीधा लिखते दिस इज टू स्टेट दैट, इट इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट। इसका मतलब कंप्लेंट नहीं होके एक जनरल लेटर होता, तो सीधा जनरल सा लेटर होता तो क्या करते हैं, लिखो। देखो, ये सबसे स्टार्ट करना बता रही हूं मैं आपको, है ना, ये स्टार्ट करना बता रही हूं मैं आपको। तो पहले से कोई लेटर आया है, आपको उसका जवाब देना है। कोई एडवर्टीजमेंट निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तब क्या करोगे, इसे लिखो, जो रिप्लाई है इसकी ओपनिंग क्या होगी।
इन रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड सो एंड सो, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। इट पेन्स मी ग्रेटली था बेटा, क्या लिख दिया मैंने, गैदर लिख दिया है क्या? इट पेन्स मी ग्रेटली लिखो, क्या लिख दिया था मैंने? इट पेन्स मी ग्रेटली करोगे, इट पेन्स मी ग्रेटली लिखा था मैंने, देख लो, ग्रेटली, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब मान लो कोई एडवर्टीजमेंट छपा है, उसका जवाब दे रहे हो, लिखो। ऐसे स्टार्ट किया, ग्रेटली लिखा था ना, इट पेन्स मी ग्रेटली, बहुत दुख होता है ये देखकर कि, आगे बताओगे। अब देखो क्या है, आई केम अक्रॉस द एडवर्टीजमेंट डेटेड 21st September 2019 published in Times of India and came to know that the post of manager is lying vacant in XYZ company या XYZ Private Limited. I hereby apply for the post, और उसके बाद शुरू हो जाओ, ठीक है। तो ये सारा स्टार्टिंग है। नाउ रिमेंबर, स्टार्टिंग तो मैंने आपको बता दिया। बात क्या होती है ना, आपको लेटर हो या ऐसे हो, जब आप लिखते हो तो ध्यान रखना आपको भाषा पे पकड़ चाहिए। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। प्रमोद क्या पूछ रहे हो? होगी ना, बताया तो था। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ना, तो इंग्लिश पढ़ लो। जब हिंदी पढ़ाएंगे या कोई टीचर पढ़ाएगा, वो आप तब हिंदी पढ़ोगे ना। अब इंग्लिश के बीच में घुस के हिंदी हिंदी करोगे तो मैं कहाँ से हिंदी पढ़ा दूँ, बताओ। हैव पेशेंस। जो फॉर्मेट बता रही हूँ, फॉर्मेट दोनों में सेम है, लेकिन आप कहोगे इसको हिंदी में बताना, तो हिंदी में एग्जैक्टली इसको ट्रांसलेट करके नहीं लिखा जाता, उसका लैंग्वेज और स्ट्रक्चर अलग होता है। हो गया? अब देखो, दिस वॉज द ओपनिंग ऑफ फॉर्मल लेटर। अब लिखो क्लोजिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आखिरी लाइन है थैंकिंग यू के पहले, क्लोजिंग क्लोजिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिखिए, अगर आप जनरल एक लेटर लिख रहे हैं और किसी से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और उससे पॉजिटिव रिप्लाई की उम्मीद कर रहे हैं, लिखिए पहले फर्स्ट पॉइंट। अगर कोई बिजनेस प्रपोजल दिया जा रहा हो,
हाँ, ओपनिंग खत्म हो गया बेटा, ओपनिंग वी हैव डन, नाउ क्लोजिंग आ रहा है। लिखो, जब कोई बिजनेस प्रपोजल के लिए कहा जा रहा हो, व्हेन वी आर गिविंग सम बिजनेस प्रपोजल, इसका एंडिंग होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड आता है। ये हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं और इसे ग्रामर में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आओ, लिखो नेक्स्ट। जब आप किसी से उनके विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जब आप किसी विभाग में उनके कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं, when you are pointing out the callousness or insensitivity of the staff and bringing this to the notice of the head of the department. हो गया? इसका मतलब कि मैं उम्मीद करता हूं आप प्रॉम्प्ट एक्शन लोगे और मेरे जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए, और जो भी आपके स्टाफ गलत कर रहे हैं, एररिंग मतलब होता है, मतलब होता है गलत करना, गलती करना, तभी तो एरर का मतलब गलतियां होती है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करोगे। नेक्स्ट लिखो, जस्ट अ
सिंपल कंप्लेंट, जब एक साधारण कंप्लेंट हो तो जस्ट अ सिंपल कंप्लेंट, तो क्लोजिंग कैसा होगा लिखो। क्या मैंने कहा था एयरिंग स्टाफ के खिलाफ आप एक्शन लीजिए और मेरे जो ग्रीवांसेस हैं यानी शिकायतें हैं उनको रेड्रेस करें यानी दूर करें, उसके लिए कहा था। बस सिंपल कंप्लेन है तो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, जो हो पाए वो करिए इस मैटर को देखकर, इन मैटर को देखते हुए जो हो पाए वो करिए। हो गया। और लास्ट है जो एडिटर को लिखा, देखो ध्यान से, पुलिस को लिखा नहीं सुनी, फिर लिखा नहीं सुनी, फिर मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख दिया और ओपन लेटर लिख दिया कि मैंने ऐसे ऐसे पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस ने नहीं सुना। अब क्या है, ये जनता के सामने है। तो मैं क्या कहूंगी लास्ट में कि अब मैं उम्मीद करती हूं जो मेरी कंप्लेंट्स नहीं सुनी गई, अब मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो लेटर मैंने ओपन लेटर लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया को, एक आई ओपनर का काम करेगा उस अथॉरिटी के लिए जो सालों से या महीनों से मेरी कंप्लेंट पर सो रही है ना। ऐसे ही बात करोगे ना फिर तो। क्या कह रहे हो, इवैल्यूएशन ऑफ द सेम, जस्ट वेट जेफरी, मैं कोशिश करती हूं, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज, फॉर 1 or 2 days। लिखो, अगर कोई प्रॉब्लम का निवारण नहीं हुआ हो, इफ अ प्रॉब्लम हैज रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, और फिर एडिटर को लेटर लिखा गया एंड देन अ लेटर इज रिटन टू द एडिटर, तब क्लोजिंग इस प्रकार से होगा। Then the closing will be as given below. आज मैंने खत्म कर दिया आपका फॉर्मल लेटर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इनफॉर्मल लेटर जब मैं लिखूंगी ना, मैं उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसी में खत्म कर दूंगी, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर आसान होता है, उसका एक ही तरह का फॉर्मेट होगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन होता है, क्योंकि सब आप अपने दोस्त को, अपने पिता को, अपने भाई को लिखते हो और सब में प्यार और सम्मान होता है, इसलिए उसके फॉर्मेट लगभग सेम हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूं, उम्मीद करता हूं कि ये लेटर आई ओपनर का काम करेगा उस अथॉरिटी के लिए जो महीनों से इस प्रॉब्लम पर सो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, ये हमने आपका आज फॉर्मेट करा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा समझाऊंगी और उसके बाद या तो फिर मैं एक ऐसे या लेटर पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।